हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज़ में आज की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम लिटरेचर के काफ़ी अच्छे और इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिसने आई होप, वैसे तो मुझे लगता है कि आपने सभी ने जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो देख ही ली होंगी, और अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और साथ ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following does not constitute three unities, a popular component of a drama? देखिए, ड्रामा के बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में बारे में बात की गई है। ठीक है, उन्हीं में से एक होता है यूनिटी। ठीक है, 3 यूनिटीज स्पेशली बताई गई हैं ड्रामा के लिए। तो वो कौन सी 3 यूनिटीज हैं और इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं: यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ इवेंट्स, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम। तो इन 3 यूनिटीज, जो मेन 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा हैं, वो कौन सी हैं और उनसे अलग इसमें कौन है जो इनमें शामिल नहीं है, उसके बारे में हमें बेसिकली बताना है। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए, इसमें बेसिकली जो मेन 3 यूनिटीज हैं वो हैं टाइम, प्लेस और एक्शन की। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यूनिटी ऑफ इवेंट्स के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ इवेंट्स डज नॉट कंस्टिट्यूट इन 3 यूनिटीज। क्लासिकल यूनिटीज, अब क्लासिकल यूनिटीज में अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ एक्शन की, तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? तो एक्शन से मतलब है कि A tragedy should have principal action. ओके, एक ट्रेजेडी में मतलब कुछ ना कुछ मुख्य एक्शन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ टाइम। तो यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम से मतलब है द एक्शन इन अ ट्रेजेडी शुड अकर ओवर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 24 आवर्स। ओके, बेसिकली जो हमारा टाइम है ना, वो एक बाउंडेशन रखता है इसके अंतर्गत, जिसे कौन फॉलो नहीं करता? शेक्सपियर फॉलो नहीं करते यूनिटी ऑफ टाइम को। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हाँ, इनका जो पर्टिकुलर बाउंडेशन है वो है 24 आवर्स का। मतलब ट्रेजेडी के अंदर जो यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में चर्चा की गई है वो ये है कि एक्शन जो हो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, अब हमारी अगला आता है यूनिटी ऑफ प्लेस। अब यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में क्या है? अ ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन। और एक ट्रेजेडी जो होनी चाहिए वो एग्जिस्ट होनी चाहिए एक सिंगल पर्टिकुलर लोकेशन पर। ठीक है, एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पर। बेसिकली ड्रामा में जैसे हम एक ही स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है तो उसी एक ही परिदृश्य में हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ इवेंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, इफ इन अ बैलेड a line or stanza is repeated but with an addition that advance the story, it is called। बताइए, एक बैलेड में, यदि एक बैलेड में a line और stanza is repeated, कोई एक लाइन या फिर कोई एक स्टेंजा रिपीट हो रहा हो, बट लेकिन विद एन एडिशन दैट एडवांस द स्टोरी। लेकिन अगर भले ही स्टेंजा वो रिपीट हो रहा है लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं जिससे कि उसमें उसकी स्टोरी में और कुछ एडवांसमेंट आ गई हो। ठीक है, और कुछ न्यू लॉजिक निकल के आया हो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास: रेफरेंशियल रेपिटेशन, फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकेंड इज incremental repetition, third is just repetition, none of the above। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर?
यस, देखिए अगर कोई लाइन या स्टैंजा रिपीट हो रहा है विद सम एडवांसमेंट, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेपिटेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ओड. देखिए अक्सर ये नॉट ही हमें कंफ्यूज कर देता है. ठीक है, तो नॉट को स्पेशली सर्कल कर लें जब भी आप क्वेश्चन रीड आउट करें. ठीक, अब इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ओड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, ओड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. इससे ही आप क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे अपना आंसर. ओके, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, पिंडास ओड्स आर एनकोमियास्टिक. ठीक है, पिंडास ओड आर एनकोमियास्टिक. नेक्स्ट है, इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड formal language of Pindar ode, many Horatian odes are calm, meditative and colloquial. Part third है, the irregular ode was introduced by Thomas Gray. Part fourth है, Pindar's odes were written to praise and glorify someone. तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर. पिंडार्स ओड आर एनकोमियास्टिक, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इन कंट्रास्ट टू द पैशन, विजनरी, बोल्डनेस एंड फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार्स ओड, मैनी होरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड कॉलिक्वल, दिस इज आल्सो करेक्ट. अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन. आई होप आपको ये स्क्रीन प्रॉपर दिख रही होगी. हाँ, ऑप्शन सी है, द इरेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस ग्रे. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि थॉमस ग्रे ने इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया था इरेगुलर ओड को. पार्ट डी है, पिंडास ओड्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, दिस इज आल्सो करेक्ट. ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इरेगुलर ओड्स वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस ग्रे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन फोर्थ इज, who is associated with the theory of deconstruction. बताइए, theory of deconstruction कौन एसोसिएट है इससे, कौन रिलेटेड है. ऑप्शन है मॉड बैटकिन, गायत्री सी स्पीवैक, एलन टेट, जैकस डेरिडा. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली. हाँ, डीकंस्ट्रक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस. ओके, ये एक फिलोसफिकल फॉर्म है, या फिर इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये एक लिटरेरी एनालिसिस है. ओके, और इसके ओरिजिनेटर कौन है या कौन एसोसिएटेड है इससे. इनका नाम है जैक्स डेरिडा. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जैक्स डेरिडा. ठीक है, द ओरिजिनेटर एंड द नेम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इन द फ्रेंच थिंकर. ये कौन है, एक फ्रेंच थिंकर हैं, जैक्स डेरिडा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 इज, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन अ प्ले. बताइए, ये एक डायलॉग है. डायलॉग क्या है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर. ये एक डायलॉग है, किसके प्ले में है. ऑप्शन है आपके पास शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, मिल्टन, शॉ. ये शॉ यानी जीबी शॉ. ठीक है, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर. ये आपके ऑप्शंस हैं. तो राइट आंसर क्या होगा. ये डायलॉग किसका है, मतलब किसके प्ले का है. लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, ये गाल्सवर्दी का प्ले है. ओके, जिसमें ये डायलॉग बोला जाता है. दिस इज अ डायलॉग फ्रॉम जॉन गाल्सवर्दीज प्ले. प्ले का नाम भी यही है, क्या है, लॉयल्टीज. ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1922 में. ओके, नाउ अच्छा, इसके बारे में एक बात और है कि इट इज द फर्स्ट प्ले
to deal honestly and openly with the problem of anti-Semitism and aristocratic societies. Okay. Now moving to the next question. Question number 6 is find out the figure of speech in the line. देखिए लाइन क्या दी हुई है, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है. They stressed in never ending line. स्टेटमेंट है they stressed in never ending line from the poem Daffodils. और किस पोएम से ली गई है ये लाइन? डैफोडिल्स से. डैफोडिल्स के राइटर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है. अब विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है डैफोडिल्स, इसमें ये लाइन है दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन है आपके पास हाइपरबोली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, क्लाइमैक्स है. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए जो भी हमारी स्टेटमेंट होती है ना, फिगर ऑफ स्पीच हमेशा उसके मीनिंग में ही हाइड होती है. अगर आपने इसका मीनिंग इजीली निकाल लिया तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी आसानी से पता चल जाएगी. दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, तो क्या होगी इसकी फिगर ऑफ स्पीच? यस, इसकी फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली. हाइपरबोली क्यों है? क्योंकि इसमें बातों चीज़ों को जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली ही कहलाती है. और इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर ही कहा गया है कि दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ 14 लाइन्स पोएम इन iambic pentameters consisting of 3 quatrain and a concluding couplet is known as. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको इसके बारे में पता होगा, मतलब आपने पढ़ा ही होगा बेसिकली, तो आप इजीली आंसर कर जाओगे. ये बहुत ही फेमस और बहुत ही मुझे लगता है कि आयोग का लविंग क्वेश्चन है. ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है इसमें, वरना सीधे सीधे पूछता है कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है. ठीक है, इस तरीके से. ऑप्शन है आपके पास. क्या ये एक बैलेड है, शेक्सपियरियन सोनेट है, एलेजी है, लिरिक है? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट. ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट की ही एक क्वालिटी होती है कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, एक सोनेट बेसिकली हर एक सोनेट वो 14 लाइन पोएम्स ही माना जाता है ज़्यादातर. ठीक है, सोनेट और भी होते हैं, जैसे 10.2 लाइन का भी है, या फिर हम 15 लाइन्स का भी बात करते हैं. तो बेसिकली जो मेन रूप से माना जाता है वो 14 लाइन का सोनेट माना जाता है. अब इसमें जो शेक्सपियरियन सोनेट की खासियत है वो क्या है कि इनका जो सोनेट लिखा जाता है वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में लिखा जाता है. क्वार्टेन यानी कि 4 लाइन का स्टेंजा. ठीक है, 4 लाइन्स का एक स्टेंजा. तो ऐसे ऐसे 3 स्टेंजाज होते हैं उसके, तो वो टोटल मिलकर 12 लाइन्स बनाते हैं. और एक कपलेट जो 2 लाइन की का एक होता है कपलेट, तो वो मिल जाता है. इससे हमारा 14 लाइन का सोनेट तैयार होता है. तो ये शेक्सपियरियन सोनेट की स्पेशलिटी है. ओके, और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम भी यही जान लीजिए. ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, पर राइमिंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए. इनके जो जैसे 3 क्वार्टरेन है तो उनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वार्टरेन शुरू होगा उसकी राइमिंग स्कीम होगी सी डी सी डी. जस्ट अ मिनट. यस, ये सेकंड क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम होगी, ये फर्स्ट क्वार्टरेन की. एंड थर्ड क्वार्टरेन जो होगा उसकी राइमिंग स्कीम होगी ई एफ ई एफ. ठीक है, अब हमारे पास एक कपलेट बचा. एक कपलेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? जी जी, मतलब सेम. ठीक है, ये इसके शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, question 8 is the line present fears are my apology. Line क्या है? Present fears are less than horrible imaginings appear in. देखिए ये लाइन है present fears are less than horrible imaginings. ठीक है, तो ये कहाँ appear होती हैं? ऑप्शन है आपके पास मैकबेथ में, किंग लियर में, ओथेलो या जूलियस सीजर. सारे वर्क्स जो दिए हुए हैं वो शेक्सपियर के हैं. अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट किस में है, ये लाइन कहाँ दी गई है.
द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए ये लाइंस हैं मैकबेथ की, ठीक। दिस लाइन कम्स टुवर्ड द एंड ऑफ मैकबेथ, यानी कि किसके एंड में आता है? एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में आता है ये, ठीक है, सीन थर्ड में। और किसके द्वारा कहा जाता है? मैकबेथ के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। लिख लेते हैं, ये लाइन कब आती है? एक्ट फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, एक्ट फर्स्ट एंड सीन थर्ड। और किसके द्वारा कही जाती है? सेड बाय मैकबेथ। और प्ले का नाम भी क्या है? मैकबेथ है, ओके। मैकबेथ इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1599 एंड 1606। इनको मतलब ये माना जाता है कि इसकी जो रिटन हुआ था ये मैकबेथ, ये हुआ था 1599 से लेकर 1606 तक। लेकिन पब्लिश कब हुआ? अपने फर्स्ट फोलियो में, ठीक है। फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में आया था, हेमिंग एंड कॉन्डल ने उसे पब्लिश किया था, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज। बताइए कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है? ऑप्शन है अ मॉस्क, अ पेस्टोरल एलेजी, एन एपिक, अ सोनेट। व्हाट इज कॉमर्स? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज अ मॉस्क, ठीक है। कॉमर्स का लिटरेरी फॉर्म क्या है? मॉस्क। कॉमर्स इज अ मॉस्क इन ऑनर ऑफ चैरिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। ये कॉमर्स किसने लिखा था? मिल्टन ने लिखा था, और ऑनर ऑफ चैरिटी के से रिलेटेड था, ठीक है। और ये एक क्या था? मॉस्क था, ठीक। इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन मैक्यामिस in 1634 before John Egerton first Earl of Brightwater at Ludlow Castle in celebration of the Earl's post as Lord President of Wales, ठीक है। Now moving to the next question। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉमर्स किसका वर्क है, तो ये जॉन मिल्टन का है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। वर्ड्सवर्थ का बहुत ही गहरा प्रभाव था किस पर? थॉमस हार्डी पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हार्डी अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। विच इज दैट पोएम? देखिए, हार्डी ने अपने मन से अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। हार्डी के अनुसार क्या है कि आप पर्टिकुलर पोएम मतलब एक ऐसी विशेष पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, वाज हिज बेस्ट क्योर ऑफ डेस्पेयर, जो उनके लिए एक क्योर के समान है, उनकी विपदा में एक समाधान के समान है। तो वो उस किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं वो? ऐसे ऑप्शन है आपके पास, माइकल, टिंटन एबे रिविजिटेड, द इडियट बॉय, लीच गैदरर। तो वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जिसके बारे में हार्डी ने इतनी अच्छी बात कही है, मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ की है उसकी? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लीच गैदरर, ठीक है। देखिए, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, पब्लिश्ड इन 1807, in poems in 2 volumes, was originally written in 1802 under the title The Leech Gatherer, which later had a deep influence on Thomas Hardy. Leech Gatherer का मतलब क्या होता है? Who collects leeches. Okay. Now moving to the next question. Question 11. Whom Milton considers his master in poetry? बताइए, मिल्टन किसे कंसिडर करते हैं
अपना मास्टर पोएट्री में? ऑप्शन है चौसर, शेक्सपियर, जॉन डन, स्पेंसर। किसे प्रेज करते हैं मिल्टन? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और बेसिकली हर राइटर की आपको एज भी याद रखनी कि किस एज से बिलोंग कर रहे हैं और कौन किसका कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। तो कौन है मिल्टन के मास्टर इन पोएट्री? यस, हिज नेम इज स्पेंसर। ओके, मिल्टन while deep in classic had yet a great love of his native literature. ठीक है, स्पेंसर was 4 years his master. Moving to the next question. Question 12. The armor bearer to Macbeth. बताइए कौन था आर्मर बियरर मैकबेथ के लिए? ऑप्शन है शिवर्ड, रोज, एंग्विस, सेटन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हु इज द आर्मर बियरर टू मैकबेथ? दैट इज सेटन। ठीक है, मैकबेथ क्या है? मैकबेथ इज अ फेमस ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। रिटन कब होती है? 1606 में। ओके, पब्लिश्ड इन 1623 में, फर्स्ट फोलियो में, जो हैमिल्टन कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश किया गया था। एंड इसमें ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है सेटन, वो ही आर्मर बियरर होता है मैकबेथ के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, हु रोट एंड अबाउट whom? देखिए ये लाइन है, इसमें यह भी पूछा गया है कि किसने लिखी है और किसके लिए लिखी है। लाइन है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ये है लाइक। ओके, दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो कौन कहता है और किसके लिए कहता है? मिल्टन अबाउट शेक्सपियर, कीट्स अबाउट मिल्टन, वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, मिल्टन अबाउट स्पेंसर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है, मिल्टन के बारे में कही है। और कहाँ कही है? इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था लंदन 1802। ठीक है, इसमें ये लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, इन दी पोएम लंदन 1802 बाय वर्ड्सवर्थ ही कैस्टिगेट्स द इंग्लिश पीपल एज स्टैग्नेंट एंड सेल्फिश एंड eulogies 17th century poet John Milton. Okay, this line is in the form of sistet, और ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टेट की फॉर्म में है लाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन 14 इज इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर? बताइए गाल्सवर्दी के कौन से वर्क में हमें विलियम फॉल्डर नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है? ऑप्शन है आपके पास लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ। वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वन। बताइए विलियम फॉल्डर नाम का कैरेक्टर किस में है? यस, ये जस्टिस नाम के वर्क में है। देखिए जस्टिस का गाल्सवर्दी का बहुत ही फेमस वर्क है और इस पर मैं डिटेल वीडियो भी कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसे देख सकता है, उससे आपको जस्टिस की सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं इसी वर्क से लेकर रिलेटेड। ठीक है, इसी चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, चाहो तो उसे भी देख सकते हो। आगे भी हम काफ़ी सारी डिटेल वीडियो करने वाले हैं, तो जुड़े रहना आप मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तो
इसमें विलियम फॉल्डर जो है वो जस्टिस नाम के वर्क में देखने को मिलता है गर्ल्सवर्दी के, ठीक है। इट इज़ अ क्राइम प्ले। जस्टिस क्या है, एक क्राइम प्ले है जो 1910 में आया था, मतलब रिटन किया गया था 1910 में, ओके। इट वॉज पार्ट ऑफ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन्स। विलियम फॉल्डर इज द जूनियर क्लर्क, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 इज पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, बताइए किस फॉर्म में लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट। बहुत ही फेमस मिल्टन का ये एपिक है, ठीक है। और किस फॉर्म में लिखा गया था, ऑप्शन है आपके पास फ्री वर्सेस, ब्लैंक वर्सेस, सॉरी फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स, नन ऑफ दीज। यस, सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, यस ये रिटन हुई है ब्लैंक वर्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। अब ब्लैंक वर्स का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लैंक वर्स का अर्थ होता है अनराइम्ड वर्स इन आइम्बिक पेंटामीटर। कैसे, देखिए कोई भी लाइन है, जैसे अगर हम बात करें किसकी, सोनेट की बात करें, ठीक है, या फिर किसी और पोएम की बात करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हम सोनेट की बात करें तो उसमें आइमिक पेंटामीटर होगा और साथ में राइमिंग स्कीम होगी पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन अगर राइमिंग स्कीम को हटा दिया जाए, कोई अनराइम्ड वर्स हो, उसमें कोई राइमिंग स्कीम फिक्स ना हो, प्लस आइमिक पेंटामीटर का यूज हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लैंक वर्स, ओके। Now moving to the next question. Question 16. Yes, question number 16 is Galsworthy belong to, बताइए गर्ल्सवर्दी किस एज से बिलोंग करते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर आपको गर्ल्सवर्दी का लाइफ स्पैन पता है तो आप इजीली कर जाओगे इसे। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, यस अगर इन्हें नोबेल प्राइज मिलने की बात करें उससे आप अंदाजा लगा लोगे, क्योंकि इन्हें पॉस्टमसली नोबेल प्राइज नहीं मिला था, इनके जीवित रहते हुए मिला था, ठीक है। और वो कब मिला था, 1932 में मिला था, ठीक है। अब जैसे 90s की बात हो रही है, ठीक है, 1932 यानी कि 19 से 20 के बीच की बात हो रही है, तो ये किस सेंचुरी में माना जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो गर्ल्सवर्दी किससे रिलेट करते हैं, 20th सेंचुरी से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स, देखिए यहाँ पे कुछ पोएम दी गई हैं और ये पूछा गया है कि ऐसा क्या कॉमन है इन चारों पोएम्स में। वर्ड्सवर्थ की पोएम है द रिक्लूज, सैले की पोएम है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन की पोएम है डॉन जून एंड कीट्स की पोएम है हाइपीरियन। तो इनमें कॉमन क्या है, ये पूछा गया है कि चारों पोएम्स में कॉमन क्या है। ऑप्शन है ऑल आर इलेजीज, नेक्स्ट है ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम, नेक्स्ट इज ऑल आर डिवाइडेड इनटू कैंटोस, या फिर ऑल आर विमेन सेंटर्ड पोएम। क्या है इसका करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। क्या कॉमन है इन सभी पोएम्स में, यस देखिए इनके बीच अगर कॉमन चीज की बात करें हम तो वो है कि ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम्स, ठीक है। ये सारी ही ऐसी पोएम्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाई, सारी अनफिनिश्ड हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड अपीयर इन, बताइए प्रिल्यूड का जो फाइनल वर्जन था वो कब अपीयर हुआ था। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर।
यस, देखिए प्रिल्यूड का जो फाइनल वर्जन था वो कब आया? 1850, यानी कि पॉस्टमसली आया था इनके वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में, ठीक है। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? इनकी वाइफ के द्वारा, ठीक है। अब द प्रिल्यूड का अगर हम सबटाइटल कहें या दूसरा नेम बोलें तो वो क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ठीक है, ये इसका सबटाइटल है, ये भी ध्यान रखना है। प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या है? द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ओके। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, और लिखी किस में गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है। अगर आगे बात करें तो इट इज इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू द मोर philosophical recluse which Wordsworth never finished, ठीक है। ये जो वर्ड्सवर्थ ने रिक्लूज लिखनी शुरू की थी ना, तो रिक्लूज बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल वर्क था वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। तो उससे भी अधिक फिलोसफिकल इसे माना जाता है प्रिल्यूड को, ठीक है। द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क ऑन द डिटेल ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19. The character of लीच गैदरर appears in, देखिए लीच गैदरर का जो कैरेक्टर है वो वर्ड्सवर्थ की किसी और दूसरी पोएम में भी देखने को मिलता है, तो आपको ये बताना है कि किस में अपीयर होता है। ऑप्शन है द रिक्लूज, द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट, लोडामिया, या फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओके। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ लिरिक पोएम ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, composed in 1802 and published in 1807, ओके। ये लीच गैदरर ऐसे पब्लिश होती है, ओके। सॉरी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पब्लिश कब होती है? 1807 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड, देखिए इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस एज है, ठीक है, उसका नाम क्या है? न्यू क्लासिकल एज, ठीक। अब न्यू क्लासिकल एज को किसी अनदर नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? ऑप्शन है जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज, प्यूरिटन एज, या अगस्टन एज। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए न्यू क्लासिकल एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1660 टू 1785, ओके। ये न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड है। अब इस पीरियड को और क्या कहा जाता है? इसे जाना जाता है अगस्टन एज के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे स्प्रेड करें, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम लगातार इसी क्रम में और अपग्रेड करते हुए वीडियोज़ को आपके सामने लाते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो आपकी तैयारी में और भी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।